Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to my class. How are you all? I hope you all are good. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे जो कि PYQs थे। आई होप आप लोग खुद से भी पैरेलली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। आप जब तक टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। क्योंकि होता यह है कि एग्ज़ाम में जब बच्चों के सामने क्वेश्चन आता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं एकदम। ये ब्लैंक होने का रीज़न मेन यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, और प्रैक्टिस में कमी होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाएंगी, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा पेपर करने का। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज़ दो, जिससे कि आपको पता चले कि आपके माइंड किस लेवल पे है, अभी किस लेवल की थिंकिंग है आपकी, आप सोच पा रहे हो क्विकली या नहीं सोच पा रहे हो, किस एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। और डेली के अगर आप 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब देखो अप्रैल अटैम्प्ट में 1 मंथ बचा है बस। ठीक है, तो जो भी बच्चे अप्रैल में अटैम्प्ट दे रहे हैं, अगर आप डेली के 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास 1 मंथ है, यानी कि 30 डेज। तो 30 इंटू 30 कितना हुआ? 900 क्वेश्चंस। और 900 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो ये अभी के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, एग्ज़ाम वाला टेम्परामेंट आ जाएगा आपके अंदर। तो थोड़े दिन के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी के लिए 30 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। 30 क्वेश्चंस भी अगर आप डेली कर रहे हो फिज़िक्स में, तो जो बच्चे अप्रैल में अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो इसमें हम, ये टॉपिक तो है ही हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं। अब एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स आ जाता है, जैसे कि आपका हॉलो स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया, थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हो गया, और आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके इसके एप्लीकेशन में आ जाते हैं, जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसे हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ये यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपकी किसी भी सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ओके, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई पास हो रहा है, और ये मेरा एरिया वेक्टर है डी एस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपोनेंट लेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ये क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को और ये जो एरिया वेक्टर है इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें मिल जाएगा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, कॉस को आप अलग से लिख दो मल्टीप्लाई करके, ई डी एस को साथ लिख दो, तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ये डॉट प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज एरिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली क्या होगी? ये स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की बात करी जाए तो न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम आते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ देख लो, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा, ठीक है, Q1, और दूसरा चार्ज रखा Q2। ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये इसे हम क्या बोलते हैं?
गॉसियन सरफेस, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस से आपने कवर कर दिया Q1 को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, फाई किसका, गॉसियन सरफेस का, तो ये हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस क्या होता है, फाई। अब क्यों ये क्लोज क्यों यूज़ करा, क्योंकि ये सरफेस क्लोज है, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान दो ये क्या लिखा है, इनक्लोज्ड, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो Q1 चार्ज इनक्लोज हो रहा है और Q2 क्या है, आउटसाइड है, तो इनक्लोज वाला चार्ज लिखेंगे खाली हम Q1, Q2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये होता है हमारा गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की एप्लीकेशंस आ जाती हैं काफ़ी। इस क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशन आया इससे रिलेटेड भी काफ़ी डायरेक्ट हम PYQs देखेंगे, बट साथ ही साथ इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके जब आप डेरिवेशन करते हो डिफरेंट शेप्स के लिए, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज मिलते हैं। तो ये सारी इसी के एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला जो शेप है वो हमने यहाँ ले लिया है थिन वायर, ओके, थिन वायर। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, मतलब वायर है, तो यहाँ पर क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो ये एक थिन वायर है, इसकी लीनियर चार्ज यहाँ पर अगर P पॉइंट पे बात करें हम, इसे हम क्या बोल दे रहे हैं, P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, EX में और EY में। तो EX का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, और ये आ गया EY वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। थीटा का ध्यान रहे आपको, कहाँ से लेना है हमें, ये जहाँ पर हमने P पॉइंट रखा है वहाँ से हमें एंगल लेना है। कभी कभी हमें क्या करते हैं, ये वाला एंगल दे देते हैं, जैसे कि हमसे बोल दिया कि ये वाला एंगल कुछ है, लेट से फाई, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये वाला एंगल लेना है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। इसी तरह से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे भी कभी कभी क्या करते हैं, ये फाई एंगल ले लेते हैं विद प्लेन, बट प्लेन का एंगल लेके अगर आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो आपको क्या कर देना, 90 माइनस फाइव, तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो EX में ये एक्सप्रेशन आया, EY में ये एक्सप्रेशन आया। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं हमारे पास। स्पेशल केस बनता है, पहला स्पेशल केस है इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर में क्या होगा आपका, वायर इनफाइनाइट है, तो देखो θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। ये θ1 इनफाइनाइट में क्या 90 हो गया डिस्टेंस के साथ, और इधर भी θ2 90 हो गया। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो EX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 2k लैम्डा बाई आर, और EY की वैल्यू ज़ीरो हो गई, क्योंकि cos 90 माइनस cos 90 कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर पे। सेमी इनफाइनाइट वायर मीन्स जो कि एक एंड पे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी में जाता जा रहा है। तो एक θ1 तो कितना हो गया 90 डिग्री, और ये θ2 हमारा हो गया 0 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर EX की वैल्यू और EY की वैल्यू दोनों की k लैम्डा बाई आर आ गई। अब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, वो होता है रिजल्टेंट ऑफ EX एंड EY, यानी कि E नेट की वैल्यू को आप, E नेट की वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसमें
इन ई एक्स और ई वाई की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास √2 के लैम्डा आ जाएगा। ओके, तो इतने फार्मूलाज अगर आप नहीं याद करने चाहो तो आप सिंपली जो जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है हमें ई एक्स और ई वाई का, इसे मेमोराइज़ कर सकते हो। क्योंकि मेमोराइज़ करने में आप कर सकते हो, लेकिन फार्मूलाज तो हमारे पास बहुत है ना, हमें तो पूरी फिज़िक्स के फार्मूलाज याद करने हैं। और इतने ज़्यादा फार्मूलाज जब आप याद करोगे, हो सकता है आप कर भी लो, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मिक्सअप हो जाएं चीज़ें, को कहीं का फार्मूला कहीं में लगा दो। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए कि जितनी कम चीज़ें मेमोराइज़ करो उतना बेटर रहेगा। अब देखो, जनरल एक्सप्रेशन आपको आ गया समझ में, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम एंगल किस तरीके से ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आप स्पेशल केसेस आप निकाल लोगे खुद से भी, ठीक है। बट फिर भी एक बार करा होना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम में सडनली पूछ लिया गया तो आपको आइडिया लग जाए। तो नेक्स्ट शेप है रिंग का, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब क्योंकि ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो ये हर तरफ से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0। देन हमने एक केस लिया सर्कुलर आर्क का। सर्कुलर आर्क क्या होती है, ये आपका मान लो कि रिंग से ही हमने आर्क कट कर ली जिसका रेडियस r है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के साइन θ/2/r। अब यहाँ पर हो सकता है आपको सेमी सर्कल पूछ लिया जाए, तो सेमी सर्कल में कितना एंगल हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ 180 रखोगे, 180/2 90 डिग्री हुआ, तो साइन 90 कितना हुआ 1। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए, 2 के λ/r। इसी तरह क्वार्टर सर्कल आपको दे सकते हैं, क्वार्टर सर्कल में कितना हो जाएगा एंगल 90 डिग्री, तो 90/2 45, 45 कितना होता है 1/√2। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन 2 के λ/r, इसमें √2 से डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रिंग का डिस्कशन हो गया। अब हम आते हैं रिंग के एक्सिस पे। ये रिंग है मेरे पास, ठीक है, इसका एक्सिस, ठीक है, ये अगर रिंग है तो इसके एक्सिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये इसका फॉर्मूला आता है KQX/r² + x² होल ब्रैकेट 3/2। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो अगर आप सेंटर पे जाओगे, सेंटर पे रिंग के कितना एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। 0 जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इससे जो हमने इससे पहले वाला केस देखा था वो वाला भी सेटिस्फाई हो गया इस फॉर्मूले से कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा 0। फिर हम आते हैं थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होगी। ओके, ये देखो इंक्रीज हो रही है थोड़ी वैल्यू। फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, देन ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका डिस्टेंस के साथ डिक्रीज ही करता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो फिर ये पहले इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, देन डिक्रीज करने लग जाएगा। अब देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है आपकी, वो आ रही है ±r/√2 पे। ये मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं इसे मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा के, बट हमें अभी डेरिवेशन करने की नीड है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो आप इस तरीके से जब इसे कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम लगा के, तो r/√2 -r/√2, रिंग के इस तरफ भी तो ऐसी कंडीशन बनेंगी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, एक्स भी नेगेटिव में जा रहा है, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा हमारा, ठीक है, और इसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो ग्राफ्स और एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये ग्राफ तो आप ड्रॉ नहीं, मतलब
ग्राफ तो आप कोई वहाँ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके तो ड्रॉ करोगे नहीं, ठीक है। ये तो आपको लॉजिकली समझते हुए ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। एक नॉन कंडक्टिंग शीट दी है, एक कंडक्टिंग शीट दी है आपको। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है जहाँ पर आपने चार्ज को रिलीज़ किया वो वहीं पर रह जाएगा। देखो यहाँ पर हमने चार्ज रिलीज़ किया तो ये एक ही साइड में रह गया क्यू चार्ज। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में देखो क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इसमें चार्ज इजीली मूव कर सकता है, आपका इसमें मूव कर सकता है इजीली। तो हाफ चार्ज आपका एक तरफ चला गया, हाफ चार्ज दूसरी तरफ चला गया। बट यहाँ पर आपकी जो ये फॉर्मूला है इसका, इसका क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में क्या हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा था इस केस में, तो ये कितना था, Q/2 एक तरफ अपॉन ए, सिग्मा बन गया, ये पूरा सिग्मा बन गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में टोटल चार्ज था अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस केस में क्योंकि हाफ चार्ज था तो यहाँ पर मतलब हाफ चार्ज था एक साइड, तो हमने इसे लिख दिया Q/2। और इधर पूरा चार्ज था एक साइड तो इसे हमने खाली Q लिखा, ठीक है। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन में रेशियो पूछ लें, आपसे बोल सकते हैं कि सेम चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो कितना आएगा यहाँ पर, रेशियो आएगा 1:1, ठीक है। और हाँ सिग्मा दे के पूछ लें तो आपका आएगा 1:2। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, क्योंकि ये इन्फानाइट शीट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आपका डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। जितना भी दूर जाते रहो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ। तो नॉन कंडक्टिंग का केस अलग होता है, कंडक्टिंग का केस अलग होता है, ये याद रखना। और मोस्टली नॉन कंडक्टिंग ही पूछा जाता है आपसे। देन हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। शेल मतलब जो कि जो अंदर से खाली है, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, उसके उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, ठीक है, इस तरीके से। अब इनसाइड, ई इनसाइड क्या हो गया, होगा ज़ीरो। आपको पता है कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड जब हम लेते हैं तो सारे के सारे चार्ज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान लेते हैं। हम कंसंट्रेट मान लेंगे सेंटर पे उसे, ठीक है। सेंटर सी है, इस पे कंसंट्रेट मान लिया। तो जैसे इससे बाहर जाओगे आप तो यहाँ से आप ले लो स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस के लिए देखो स्मॉल आर की वैल्यू रखोगे आप कैपिटल आर के इक्वल, कैपिटल आर के इक्वल रखी तो ये आ गई आपकी KQ/R² वैल्यू, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। तो अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले देखो ये ज़ीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से ज़ीरो था। देन ये सडनली इंक्रीज़ हुआ, सडनली इंक्रीज़ करके ये कहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल आर पे इंक्रीज़ करके ये इसने कुछ वैल्यू दी KQ/R²। देन ये डिक्रीज़ होता गया क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है।
तो ये हो गया ई आउट। नेक्स्ट देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग क्यों बोला? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में आपके पूरे अंदर के उसके सरफेस पे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये कंडक्टिंग होता तो क्या करता, चार्ज इसमें मूव कर रहे होते और मूव करते करते वो ड्यू टू रिपल्शन सरफेस पे आ जाते आपके, तो फिर तो ये शेल वाला ही केस बन जाता, अंदर तो कोई चार्ज बचता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग केस लिया है। तो यहाँ पर दिया आपका आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड वाला केस आया। तो ई इनसाइड क्या हो गया, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कैपिटल क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब। टोटल चार्ज इस पर कितना है, कैपिटल क्यू। तो रो को हम अगर और एक्सपेंड करके लिखें तो हमारा फाइनली सॉल्व करके कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। बट मुझे लगता है आपके लिए ये वाला याद करना ज़्यादा इजी रहेगा, इसीलिए मैंने रो की टर्म्स में पहले लिखा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखो, आउटसाइड। आउटसाइड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता है। आउटसाइड का एक्सप्रेशन इस तरीके से आता है। तो आउटसाइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, इनसाइड में ये लीनियरली आर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल, यानी कि ये पहले बढ़ेगा इस तरीके से, देन आउटसाइड क्या होगा, ये इनवर्स स्क्वायर की टर्म्स में इस तरीके से डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इनवर्स स्क्वायर आ रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। ये देखिए ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, ये गया, इसने एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, देन ये डिक्रीज करा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ गया। नेक्स्ट और कोई शेप बचा हमारा? ओके, तो सॉलिड सिलेंडर अभी बचा है। सॉलिड सिलेंडर का देख लेते हैं, यहाँ लिखा भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ये आपके पास सिलेंडर है, तो आर इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड इसका एक्सप्रेशन होता है रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखा जाए तो ये सॉलिड स्फेयर जैसा ही है, बस 3 की जगह 2 आ गया यहाँ पर। और आर अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाए तो ई आउट कितना हो जाएगा, ई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सॉरी, ये होगा आर स्क्वायर, ये होगा आर। ठीक है, और अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए तो रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर आर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 एक्सप्रेशन दिखे। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो वेरिएशन है वो लीनियर हो रहा है,
लीनियर वेरिएशन है हमारे पास, तो इसका ग्राफ सबसे पहले स्ट्रेट आएगा, देन ये डिक्रीज करेगा इस तरीके से, ठीक है। ये ई हो गया, ये आर हो गया। आई बात समझ? तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 25 या 30 मिनट्स में जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लिए, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम जेई मेंस के पी वाई क्यूज़ देख लेते हैं। और पी वाई क्यूज़ भी ये वो हैं जिनके जो रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं मेंस में, जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए पूरे पेपर का। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, 5 चार्जेस +q + 5q -2q + 3q -4q, ये 5 चार्जेस रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कन्फिग्रेशन थ्रू द सरफेस S। ओके, तो ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये क्या दे रखा है हमें, ये शेप जो दिख रहा है ये है आपका गॉसियन सरफेस। ओके, तो हमसे फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, +5q दिख रहा है मुझे, और कितना दिख रहा है, और हमें +q दिख रहा है, और -q दिख रहा है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई फाई की वैल्यू, ये हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितने इजी इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। वैसे पहले हम इजी से ही स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, देन हम डिफ़िकल्ट पे आएंगे। नेक्स्ट देखो, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 above the center of square surface of side A। यानी कि इस तरीके का एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड A है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस a/2 अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, कहाँ रखा गया है, a/2 पर रखा गया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस ड्यू टू चार्ज वुड बी, फ्लक्स आपसे पूछ रहे हैं, तो इसे ऐसे समझो, मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है और इसके सेंटर पे मैं एक चार्ज रख दूं जिसकी वैल्यू q है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, अगर इस क्यूब को हम गॉसियन सरफेस मान लें, कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है ये, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब है मेरे पास तो उसके कितने फेसेस होते हैं, जैसे कि मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, इसे आप क्यूब एज्यूम कर लो, इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेसेस हैं क्यूब के। हमें बताना है एक फेस से कितना पास होगा, तो अगर तीनों से मिला के आपका 5 पास हो रहा है तो एक से कितना होगा, 5/6, यानी कि q/ε0 6, ठीक है, ये वन सरफेस से होगा। अब ये वाली कंडीशन देखो, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, देखा जाए तो ये सरफेस हैं ए साइड के, तो इसके ऊपर भी मैं
देखा जाए तो ये क्यूब का ही तो एक सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक पूरा क्यूब बनाया जा सकता है, ये क्यूब की लोअर साइड हो गई। और a/2 ऊपर है कहाँ से, इस सरफेस के सेंटर से, यानी कि ये इस, अगर मैं इसके ऊपर एक इमेजिनरी क्यूब एज्यूम कर लूँ तो ये उस क्यूब के सेंटर पे है। तो देखा जाए तो ये वही बात हो गई जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, एक क्यूब के सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो हमें बताना है, ये सरफेस तो कितना पास करेगा, Q/6 ε0। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges 2q and q are placed at the vertex A and center of face CDEF of cube। ये रखा है एक चार्ज ये रखा है, ठीक है। तो आपको बताना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, मतलब इस, ये जो क्यूब है इसके अंदर से कितना फ्लक्स टोटल पास हो रहा होगा। तो देखो अगर हम ए की बात करें तो ए का जो चार्ज है वो 1/8 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। इसे ऐसे समझो कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज है, ठीक है। आप या तो फिर अपने रूम को देखो, रूम का कॉर्नर देखो, रूम के कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब एक रूम के आगे भी रूम हो सकता है, ठीक है, उसके साइड में भी रूम हो सकता है, और उस साइड वाले रूम के आगे भी एक रूम हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ये मेरा चार्ज है तो ये जो चार्ज है ये 4 रूम्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर 1D में देखो। और इस रूम के अगर कॉर्नर पे वो चार्ज रखा है तो इस रूम के ऊपर भी तो एक और रूम हो सकता है, ठीक है, एक और फ्लोर हो सकता है इसके ऊपर। तो ये जो चार्ज है ये 4 से तो शेयर हो ही रहा है, 4 नीचे वाले रूम से शेयर हो रहा है और 4 ऊपर वाले रूम से शेयर हो रहा है। तो टोटल कितनी शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, 8 रूम्स के साथ शेयरिंग हो रही है अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है। तो अगर 8 रूम्स में 5 की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल रूम में कितनी शेयरिंग होगी, 5/8 की, यानी कि कितना फ्लक्स हो गया ये, Q/8 ε0, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर चार्ज कितना दिया है हमें, 2q। तो ये बात हो गई ए पॉइंट वाले की। अब हम आते हैं जो हमारा CDEF फेस पे रखा है, ये चार्ज आपका ऐसे समझ लो, ये मेरा फेस है तो ये बीच में रखा है बिल्कुल इसके मिड में, यहाँ पर अगर रखा है तो ये कितनी शेयरिंग कर रहा है, ये आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका फ्लक्स कितना हो गया, चार्ज Q है तो Q/2 ε0, ठीक है, Q/2 ε0। अब आप क्या करो इसे, सिंपली ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा 5T, कितना हो जाएगा, हाँ इसे कैंसिल करोगे, Q/4 ε0 प्लस Q/ε0, तो ये आ गया 3Q/4 ε0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखो समझ आया किस तरीके से शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिस पे हम ये चार्ज शेयरिंग के बारे में बात करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड ए इक्वल टू 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू 1 कूलम फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द शेडेड रीजन इज। तो सिंगल फेस के लिए हमने देखा था कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है फ्लक्स की Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और आपको बताना है ये शेडेड रीजन से कितना पास करेगा फ्लक्स। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट पूरे से पास करेगा एक फेस से, ठीक है। हाफ से कितना पास करेगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट का भी हाफ, ठीक है, इसका भी हाफ। और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये कितना होता है, इसे हम लिख सकते हैं, देखो हाफ का हाफ कितना होता है, हाफ का हाफ होता है 1/2 Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ का हाफ होता है। और हाफ के और हाफ कर दो तो कितना होगा, कौन सा रीजन आएगा, दोबारा देखो, ये हाफ होता है, ब्लू कलर से मैंने दिखाया, हाफ का हाफ कितना हुआ, ये वाला रीजन आया, ये क्या है, हाफ का भी हाफ, और ये इसका भी हाफ हो गया, तो ये वाला रीजन आया, यानी कि इसका भी हाफ कर दो, ठीक है। और चार्ज मेरा कितना दिया है, चार्ज मेरा दिया है 1 कूलम, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्लू वाले की बात, और ये हो गया रेड वाला। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे, अच्छा ये वाला चार्ज भी कितना है हमारा 1, तो कॉमन ले लो सबसे पहले, 2 × 6 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, 1/4 + 1 3, 2 × 6 × 4 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी 3 नहीं 5 होगा ये, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये आ जाएगा आपका 48, 5/48 एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे क्या पूछिए, आप पी की वैल्यू पूछिए, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 48, करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा P = 48। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ आया, यहाँ पर बस वही हमें देखना था कि किस तरीके से आपका जो फ्लक्स हो रहा है वो डिवाइड होता जा रहा है, और ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसमें किस तरीके से हम उसे डिवाइड करके लिखें। ये देखो, a charge q is placed at one corner of cube as shown figure, the flux of electrostatic field E through the shaded area is।
तो ये फेस है आपका, एक फेस है क्यूब का, और इस फेस को भी हमने हाफ कर दिया, और इधर भी एक फेस का हाफ है। तो इन दोनों हाफ हाफ को अगर हम मिला दें तो एक फेस बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये कुछ ऐसा शेप बन गया है। ये क्यूब है और इसका क्या कर दिया, एक फेस को हमने इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा दिया ब्लू कलर से। इससे बताना है कि फ्लक्स कितना पास होगा, और चार्ज हमारा रखा है इस पॉइंट पे। तो फ्लक्स जो है वो आपको पता है, इस तरीके से जब कॉर्नर पे रखा होता है चार्ज तो कितना पास होता है एक क्यूब से, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर भी देखो 3 फेस हैं जिससे ये पास होता है, 1 2 और ये सामने वाला 3। तो हमें 3 से ना करा के 1 से पास कराना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो एक फेस का आ गया ये फ्लक्स। तो ये क्या हो गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वैल्यू, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू XY प्लेन। XY बोल रहे हैं, XYZ। ठीक है, ये हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। पैरेलल टू XZ प्लेन, ये है XZ प्लेन। यानी कि इस डायरेक्शन में मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना, अपना एरिया वेक्टर लेना है। पैरेलल टू आपका ये बोला गया है ना, पैरेलल टू XY प्लेन, XZ प्लेन, सॉरी XZ प्लेन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर हमारा कैसा आएगा, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में आएगा। तो एरिया हम इसका कितना ले सकते हैं, एरिया हमें दिया है क्या, नहीं दिया है। एरिया तो हमें कैलकुलेट करना है। ओके ओके, तो फ्लक्स आपको कितना दिया है यहाँ पर, फ्लक्स दिया है 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप डॉट एरिया का J वेक्टर, एरिया का J वेक्टर।
तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म और ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, बचेगी क्या 4a 6, इसकी यूनिट क्या आएगी 6/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि देखो ये भी किस में दे रखा था आपका न्यूटन पर कूलाम में, और ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, तो ये सारे एसआई यूनिट में। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्म में पूछा है आपसे, क्वेश्चन में आंसर में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर की पूछी है। तो आप क्या करो 6/4 इंटू इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 10⁻³ भी दिया है यहाँ पर, ये देखो 10⁻³, तो 10⁻³ भी मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और ये हो गया 10⁻³ वेट कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, 10⁻³ होगा, हाँ ये भी नीचे गया, और इधर भी -3, ये +4, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 60/4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 15। क्लियर है ये किस तरीके से एरिया वेक्टर लेना है। एरिया वेक्टर का ही सारा गेम था यहाँ पर। एरिया वेक्टर आपसे एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में पूछा, तो एरिया वेक्टर हम जो लेंगे वो वाई डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे हो सकता है वाई जेड के पैरेलल पूछ लेता, सॉरी एक्स वाई के पैरेलल पूछ लेता, तो कौन सा आ जाता, एक्स वाई ये नीचे वाला हो गया, तो वाई कौन सा आता हमारा तो एक्स वाई का एरिया कौन सा आता जेड। ठीक है, ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2i⁻, 6j⁻, 8k⁻, अपॉन √6 passes through the surface of 4 मीटर स्क्वायर एरिया हैविंग यूनिट वेक्टर n⁻। एरिया वेक्टर आपको दे रखा है 2i⁻, j⁻, k⁻/√6। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिंपली an वेक्टर हो गया, तो n वेक्टर को n⁻ को हमने ऐसे लिख दिया। सो पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द सरफेस, E.A कर लो सिंपली आप, तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता ही होगा आपको, कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलो हो सकता है काफ़ी बच्चों को ना आता हो, तो इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा
16 I1 हो गया आई कैप डॉट आई कैप प्लस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 24, 8 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ और रूट 6 6 हो गया आपका। इसे ऐड कर लिए, कितना आएगा ऐड करके 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा यहाँ पर यूनिट दिया वोल्ट मीटर में, ठीक है, ये भी सेम बात है 12 वोल्ट मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? तो यहाँ पर सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आना चाहिए था, ठीक है। ये सब बेसिक मैथ्स में आप पढ़ते हो और आप अपने मैथ सब्जेक्ट में भी इसे पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सब चीज़ें आएंगी तो इजी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 चार्जेस ऑफ कितने कितने के चार्ज हैं 5q माइनस 2q आर सिचुएटेड एट। अच्छा अगर ये मेरे पास ओरिजन है तो ये चार्ज कहाँ रखा है आपका, ये ओरिजन है तो ये चार्ज रखा है आपका 3a पे और एक दूसरा चार्ज रखा है -5a पे। ये कितना है 5q, ये है -2q, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a रेडियस का स्फीयर। 4a आपका यहाँ कहीं आएगा, ऐसा स्फीयर होगा कुछ वो, परफेक्ट सर्कल तो बन नहीं पाएगा तो आप समझ लेना 4a, यानी कि आपका कुछ ऐसे पास होगा, 5a तक तो नहीं पहुंच पाएगा, 4a तक कुछ ऐसे पास होता हुआ आपका ये सर्कल बनाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई 5q। देखो 5q ही चार्ज इनक्लोज हो रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला ही क्या होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आई कैप डायरेक्शन में। आई कैप डायरेक्शन कहाँ आ रहा है अपना, ये है आई कैप डायरेक्शन।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो एरिया भी देखा जाए तो यही वाला तो आएगा, और तो कोई एरिया आएगा नहीं। ठीक है। अब जिनसे ये मान लो ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे पास कर गया, तो ये एरिया तो मुझे कंसीडर नहीं करना है, मुझे ये एरिया कंसीडर करना है ना जिससे ये पूरा पास कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये वाला एरिया आएगा, यानी कि अपना डी वाई और डी जेड वाला एरिया। ठीक है। तो ई वेक्टर देख लेते हैं क्या आ रहा है। ई डॉट डी एस, ये आया फ्लक्स। ई कितना दिया है 4000 एक्स स्क्वायर आई कैप, और डी एस भी देखा जाए तो आई कैप में ही आएगा। ओके। ए डी एस लिख दे रहे हैं, आई कैप तो आई डॉट आई 1 हो गया, 4000 एक्स, डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का स्क्वायर इनटू एरिया। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये टोटल एरिया कितना है 20 इंटू 20। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में लेना है तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2। देख लिए मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। ये आंसर जो हमारा है, अच्छा ये वोल्ट पर मीटर में था और ये हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4000 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट मीटर। 64, और ये 30 है, ये 4 है, तो ये 1.6 वोल्ट मीटर। यूनिट हमें क्या दी है, यूनिट दी है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 740 वोल्ट मीटर, 640 वोल्ट मीटर। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई बात समझ में आपको। यहाँ पर क्या करना है, ये ध्यान देना यूनिट का। ठीक है। फाइनल आंसर वोल्ट मीटर में आएगा, तो हमें उसे देख लेना है कि वहाँ पर यूनिट किस में पूछा गया है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट 6.5 करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली आपको आता था इसीलिए आपने सॉल्व करा, 6.4 लेके आए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में दी है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा अवेयर रहना है अच्छे से कि आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं वो किस एसआई यूनिट में है, और आपसे जो फाइनल आंसर पूछा जाएगा वो किस एसआई यूनिट में है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये मीटर था, यहाँ ये सेंटीमीटर था, तो पहले हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया जिससे कि फाइनल आंसर पूरा पूरा हमारा मीटर में आ गया, और फिर उस जो वो मीटर आया था 1 मीटर था उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आई बात समझ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, a metal sphere of radius r having charge q enclosed inside the concentric shell of
इनर रेडियस ए, ठीक है, ये शेल है हमारा, एंड आउटर रेडियस बी as shown in figure. The approximate variation of electric field as function of distance r from the center is given. ये एक शेल दे रखा है आपको, ओके, ये आपके सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू इनक्लोज इनसाइड अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस, ठीक है, ये आपका शेल है, इसका इनर रेडियस ए है, इसमें चार्ज क्यू है और मेटल का है, तो इनसाइड, इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर ग्राफ्स आपसे पूछ रखे हैं, तो इनसाइड मतलब ए से जब लेस है रेडियस, तो ओके, तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर वाला केस है, ठीक है, ये सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है, फिर ये एम्प्टी है, फिर ये सॉलिड है, तो ये एक शेल जैसा ही बन गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा थिक शेल है ये। तो इसमें सेंटर पे देखो, सेंटर पे जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो आपको पता है इनसाइड सॉलिड स्फीयर ई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियरली वेरी करता है। तो आपका कौन सा ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर? एक बार फिर से इसे समझते हैं, थोड़ा शायद हमारी समझने में दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को। अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, ओके, अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है, मेटल का है, ठीक है, तो मेटल के स्फीयर पे तो फिर आउटसाइड आ जाएगा चार्ज, और ये खुद एक शेल की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इनसाइड तो ज़ीरो हो गया चार्ज, ठीक है, कैपिटल आर का है, तो ये हमारा ए है, इनर रेडियस इसका, तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना चाहिए। डिक्रीजिंग किस में दिख रहा है आपको? एक ये दिख रहा है धीरे धीरे डिक्रीज़ होता हुआ आर से तक, ये भी डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, और ये तो नहीं होगा, तो ये दो तो नहीं होंगे। अब ए से बी तक देखो, ए से बी, तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, ठीक है, इनसाइड तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा अगेन। अब क्या होगा, जब हम इसके आउटसाइड पहुँचेंगे तो हम क्या मान लेते हैं इसे, सारे चार्ज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अब डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ होगा, तो हमारा कौन सा हो गया करेक्ट? फर्स्ट, फर्स्ट अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना रहता है इसे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया एक बार में, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड स्फीयर शेल, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे में कंबाइन कर रखे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास,
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट टोटल चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर का एक रेडियस है विद चार्ज डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है के आर, वेयर आर इज अपोजिट is the distance from the center, small r ये अच्छा distance है from the center, two charges a and b of minus q each are placed on diametrically opposite point। a यहाँ रख दिया, b यहाँ रख दिया, ठीक है। इसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू। are placed at diametrically opposite points at equal distance a from center। a डिस्टेंस दूर सेंटर से रखे गए। इफ़ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ए एंड बी फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि नेट फोर्स इस पर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो कैसे आ रहा होगा, देखो माइनस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो चार्ज पूरा स्फेयर दिया इस पर कितना चार्ज है, प्लस का 2q, इस पूरे स्फेयर पे चार्ज है, तो ये स्फेयर क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये इनसाइड स्फेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आउटसाइड लेके देख लेते हैं, आउटसाइड क्यों नहीं लिया मैंने, आउटसाइड भी तो ले सकता था। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है टोटल, ए। आउटसाइड लेते तब भी तो डिस्टेंस तो अपना, अच्छा ये 2a है, आउटसाइड ले लेते तो ये दूसरा केस होता, अगर ले लेते तो फिर भी डिस्टेंस 2a ही रहता जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाता, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर। और जिससे ये अट्रैक्ट करेगा वो कितना फोर्स होगा, देखो टोटल चार्ज 2q है, तो 2q को हमने सेंटर पे कंसंट्रेट मान लिया और बाहर इसके एक पॉइंट ले लिया। तो ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये माइनस क्यू चार्ज ही अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया आपका इधर लगने वाला फोर्स, और ये किससे अट्रैक्ट करेगा, F इक्वल टू क्यू 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये डिस्टेंस तो a ही हो सकता है, ए इधर, तो ये हो गया a स्क्वायर, ओके। तो इसकी वैल्यू देखो आपकी, इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है और इसकी वैल्यू लार्ज है, और ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ये कैंसिल आउट कर पाएंगे बस इनसाइड, ठीक है। बात आई समझ में, जैसे जैसे ए बढ़ाते जाओगे ये भी बढ़ता जाएगा, और ये वैल्यूज़ कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इनसाइड वाला केस लेते हैं, इसे रिमूव कर दो आउटसाइड वाले को, हमें इनसाइड वाले से मतलब है। इनसाइड के लिए आप क्या करो, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू को हम कैसे लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले फोर्स को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे Q
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, आपका रो भी तो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर हम डिस्क्रीट फॉर्म में तो लिख नहीं सकते इसे, तो इसे हम लिख देते हैं बी के लिए ई। ठीक है, ये आपका वेरिएबल है, अभी देखेंगे हम क्या होगा ये। ठीक है, ये किसके लिए था आपका, ये था सॉलिड स्फेयर का फोर्स, और ये था माइनस क्यू वाला फोर्स। ओके, जब ये माइनस क्यू वाला फोर्स और सॉलिड स्फेयर वाला फोर्स इक्वल होंगे, तभी हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो ए पर ज़ीरो हो जाएगा। सेम बी के लिए भी होगा, क्योंकि बी का डिस्टेंस भी तो सेम है। तो माइनस क्यू के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लाएंगे, इसके लिए गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, ई डॉट डी एस। डी एस कितना होगा यहाँ, चलो पहले गॉस लॉ लिख देते हैं, देन क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस देखो, डी एस होगा यहाँ 4 पाई a² क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड होगा आपका, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर उसे यहाँ पुट कर देंगे। तो रो आर क्या दिया है आपको, के आर, इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी वी। के आर डी वी, के आर वी की वैल्यू, डी वी को हम कैसे लिखते हैं, 4 पाई r² डी आर, 4 पाई r³ डी आर, 4 पाई r⁴ अपॉन 4 डी क्यू। तो अगर इनक्लोज्ड की बात करें तो मतलब ये हो गया, कितने रेडियस बन रहा है यहाँ पर ए रेडियस बन रहा है। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज्ड हो गया पाई के e⁴। ठीक है, टोटल चार्ज भी लिख लेते हैं, जब वो दिया है उसका भी कुछ काम ही होगा, टोटल चार्ज के टर्म्स में भी लिख लेते हैं। डी क्यू, टोटल चार्ज कितना दे रखा था अपने को, टोटल चार्ज दे रखा था, इसे इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अगर 2Q मैं रखता हूँ, 2Q कितने रेडियस पे आ रहा है, वो आ रहा है पाई के r⁴ पे। ठीक है, r रेडियस पे 2Q चार्ज आ रहा है। अब हम इन्हें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। 2Q पाई के a⁴ अपॉन r⁴ क्यू इनक्लोज्ड पाई के a⁴। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो गई, 2Q a⁴ अपॉन r⁴। तो क्यू इनक्लोज्ड मेरे पास आ गया 2Q a⁴ r⁴। ई की वैल्यू आई, a² है, ये r⁴ कैंसिल हुआ, a⁴ अपॉन 2 पाई r⁴। सो एफ सॉलिड स्फेयर क्यू स्क्वायर a² 2 पाई r⁴, इसे हमें किसके इक्वल रखना है, ये माइनस क्यू वाले के।
एफ ऑफ माइनस क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई क्यू अपॉन 2a का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, अच्छा यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 2 ज़ा 2, क्यू स्क्वायर है ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, 1/8 ए की पावर 2, तो ए 1/8 1/4 आर, सो ये आ गया 8 - 4 आर। ए की पावर 1/4 आर, ये आया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा मैच कर रहा है? मैच कर रहा है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो वेरिएबल मास वॉल्यूम डेंसिटी गिवन थी, तो वेरिएबल वॉल्यूम डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा था, ये भी हम डिस्क्रीट वाला वैल्यूज़ नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा जाए तो धीरे धीरे वेरी करेगा, तो हमें ये गॉसियन सरफेस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना है, उसे क्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है जो क्यू इनक्लोज्ड है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये स्फेयर लगा रहा होगा, और ये जो चार्ज है माइनस क्यू, ये क्या कर रहा होगा, रिपल्शन लगा रहा होगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे आपस में और कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो यही तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें वो डिस्टेंस बताइए, तो हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की, ओके, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब आप